जब सत्ता से सवाल राष्ट्रद्रोह बन जाए तो सवाल पूछने का अधिकार गुनाहे अजीम बन ही जाता है। नमस्कार, मैं शशि शेखर, ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं आरटीआई अमेंडमेंट बिल की। लेकिन हम इस बिल पर चर्चा करें कि इसमें क्या बदलाव हुए और किस तरह के बदलाव हुए, उससे पहले मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। अक्टूबर 2005 में आरटीआई एक्ट पास हो गया था और ये घटना 2006-07 की है। बिहार के मधुबनी जिले के एक छोटे से गांव की। मजलूम नाम का एक रिक्शा वाला था। उसने इंदिरा आवास योजना के तहत एक आवेदन बीडीओ ऑफिस में दिया था। उसका आवेदन पास भी हो गया, उसको पहली किस्त भी मिल गई, उसने घर बनाना शुरू भी किया। लेकिन उसे दूसरी किस्त का पैसा नहीं मिल रहा था। एक स्थानीय आरटीआई एक्टिविस्ट की मदद से उसे सूचना के अधिकार कानून के बारे में पता चला। फिर वो गया सीधे बीडीओ ऑफिस और वो मजलूम रिक्शा वाला जो सूचना का अधिकार शब्द भी ठीक से नहीं बोल पाता था, उसने जाकर सिर्फ बीडीओ को ये कहा कि साहब पैसा दे दो, नहीं तो सूचना लगा देंगे। और इसका असर ये देखिए कि बीडीओ साहब ने उसका दूसरे किस्त का पैसा तुरंत जारी किया और बिना आरटीआई लगाए मजलूम को इंदिरा आवास योजना का दूसरा किस्त का पैसा भी मिल गया। ये तो एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन अब मैं आपको एक बड़ी कहानी बताता हूँ। बड़ी कहानी क्या? 2010 या ऐसा कहें कि यूपीए 2 के दौरान जितने भी घोटाले आपकी नज़रों के सामने आए, चाहे वो आदर्श का घोटाला हो, कॉमनवेल्थ का घोटाला हो, इवन कोल ब्लॉक आवंटन का जो घोटाला है, उसमें भी कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में आरटीआई का इस्तेमाल हुआ था। इन सभी घोटालों में कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्टिविस्ट ने आरटीआई का इस्तेमाल किया था। और प्राइमरली सबसे पहले जो एक्सपोजे हुआ था वो आरटीआई के जरिए हुआ था। नतीजा ये हुआ कि 2014 में जिस कांग्रेस की सरकार ने आरटीआई कानून बनाया था, उसी आरटीआई कानून की वजह से कांग्रेस अपने सबसे दुर्दीन वाले अवस्था में पहुंच गई। मतलब 42 या 44 सीटें मिली उसे। और इसमें भी मैं मानता हूं, चूँकि मैं भी एक पत्रकार के तौर पर आरटीआई का इस्तेमाल मैंने भी किया है 2006-07 से, और मुझे मालूम है कि किस तरह से आरटीआई ने तत्कालीन यूपीए 2 की सरकार को काफ़ी सांसत में डाल दिया था और काफ़ी उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो ताज़ा आरटीआई अमेंडमेंट बिल पास हुआ है, हम उस पर आगे बात करेंगे कि उस अमेंडमेंट में क्या हुआ है और उसके क्या मायने हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार की भी मंशा यही रही होगी कि उसने अतीत से सीखा है। ये सीखा है कि कैसे एक कानून ने एक 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी पार्टी को मटियामेट बनाने में, मटियामेट करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस बिल में संशोधन क्या हुआ है, ये क्या क्या संशोधन हुए हैं और इसके क्या मतलब है। तो सबसे पहले इस बिल में जो मुख्य रूप से संशोधन हुआ है वो आरटीआई कानून 2005 की धारा 13 और 16 में अमेंडमेंट किया गया है। अब ये धाराएं कहती हैं कि जो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त है और जो सूचना आयुक्त है, उनकी नियुक्ति कैसे होगी और उनके सेवा शर्तें क्या होंगी, उनके वेतन क्या होंगे, ये दोनों धाराएं बताती हैं। जिसमें ये कहा जाता है कि सीआईसी का जो वेतन होगा वो सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के वेतन के बराबर होगा और उनका जो रिटायरमेंट एज होगा वो 65 साल होगा। 65 साल या 5 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष या 65 साल। ये मूल कानून ये बात कहता है। लेकिन जो मोदी सरकार में अमेंडमेंट किया है इस कानून में, वो क्या कहता है? वो कहता है कि केंद्रीय सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त समेत सभी सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, उनके वेतन, उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार के जिम्मे होगी। मतलब जो पहले फिक्स था 65 साल तक या 5 साल तक, वो अब तय करेगी केंद्र सरकार। मतलब इन नियुक्तियों पर पहले भी
ऐसा नहीं है कि जो केंद्रीय सूचना आयुक्त या राज्यों में भी जो सूचना आयुक्तों की नियुक्ति होती थी वो कोई बहुत पाक साफ व्यवस्था के तहत होती थी। शुरुआत से ही इसमें ब्यूरोक्रेट्स और खास करके रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स का ये शरण स्थली बना दिया गया था कि आप रिटायर करिए और आकर यहाँ बैठ जाइए, अपने पसंदीदा अधिकारियों को यहाँ लाइए। उसकी वजह थी कि ज़्यादातर जो सूचना आयुक्त होते थे वो सूचना देने की जगह सूचना को रोकने के लिए ज़्यादा काम करते थे। इस तरह की उनकी कार्य प्रणाली बन गई केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की वहाँ केस की पेंडेंसी की संख्या लाखों में पहुँच गई। आज आप एक सेकेंड अपील लगाएंगे और 1 साल बाद आपका नंबर आएगा। इसका कुल जमा मतलब ये होता था कि किसी भी तरह एक आरटीआई एप्लीकेंट या एक्टिविस्ट को इतना हैरेस करो कि वो सूचना लेने के बारे में सोचे ही ना। ये तब भी होता था, लेकिन अब जो हो रहा है ये और भी खतरनाक है। कैसे, इसको हम समझते हैं। मान लीजिए कि एक सूचना आयुक्त ने ये निर्णय दिया, जैसा दिया भी था, कि राजनीतिक दलों को आरटीआई के तहत लाया जाए। अब इस पर न सिर्फ भाजपा बल्कि सारे दल, मुझे अच्छी तरह याद है संसद में इस पर बहस हुई थी और लगभग तकरीबन सभी दलों ने, राजनीतिक दलों ने एक सुर में यह कहा था कि नहीं, हम चूंकि सरकार से कुछ लेते नहीं हैं, हम सरकारी पैसा नहीं लेते हैं। तमाम तरह के तर्क और कुतर्क राजनीतिक दलों ने दिए और अपने आप को अब तक उन्होंने आरटीआई के दायरे से बाहर रखा है। तो ये तो खैर पारदर्शिता का सवाल है। जो मौजूदा सरकार है जो भले पारदर्शिता की बात करती है, लेकिन जहाँ पारदर्शिता आवश्यक है, होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल फंडिंग का हो या आरटीआई के तहत पॉलिटिकल पार्टीज को आने का हो, यहाँ पे सारे दल लगभग एक ही तरह के हैं। इसका असर ये हो सकता है कि नई नियुक्तियों में जो लोग आएंगे सूचना आयुक्त बनकर, वो पॉलिटिकल प्रेशर से भी प्रभावित हो। फिर इसका असर उनके निर्णय पे भी हो सकता है कि वो किस तरह से निर्णय लेंगे। अगर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पे, जैसे अभी 2-3 बहुत ही पिछले दिनों महत्वपूर्ण केसेज आए थे सीआईसी के पास, जिसमें एक ये भी था कि प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाई जाए ड्यू से, उसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। इसके अलावा पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर के है, इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ को आरटीआई के तहत लाने का है, या मान लीजिए इस तरह के कोई भी एक इम्पोर्टेंट इश्यूज आते हैं आगे, तो इसमें क्या ये माना जाएगा कि जो नई नियुक्तियां होंगी नए कानून के मुताबिक, संशोधित कानून के मुताबिक, वहाँ पे वो सूचना आयुक्त अपने दम पर और इंडिपेंडेंट फैसला ले पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, ये सबसे बड़ी आशंका है। और इनसे आशंका इस बात को भी इस आशंका को बल मिलता है कि क्या हमारी मौजूदा सरकार सिस्टम में और ब्यूरोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए तत्पर है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, कम से कम आरटीआई अमेंडमेंट बिल को देखकर, क्योंकि पिछले 15 सालों में इस कानून ने जो थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की थी ब्यूरोक्रेसी की और सरकारी बाबुओं की, उसको काफ़ी हद तक कुंद करने की एक साजिश रची गई है। और मेरा अनुमान है कि आने वाले दिनों में आरटीआई कानून और कमज़ोर होगा और एक तरीके से यह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अंत में मैं अपनी बात वहीं ख़त्म करूंगा जहां से शुरू की थी कि जब सत्ता से सवाल राष्ट्रद्रोह बन जाए तो सवाल पूछने का अधिकार तो गुनाह बन ही जाता है। शायद इसीलिए मौजूदा सरकार ने सत्ता से सवाल पूछने के इस अधिकार को ही सबसे कमज़ोर करने की साजिश रच दी है। देखते हैं कि इसका खामियाजा आम आदमी को क्या भुगतना पड़ता है। नमस्कार, आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी।